दोस्तों, नव्या की कहानी में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं कहानी। इस समय नव्या को अभिनव पर गुस्सा आ रहा था। क्यों बुलाया हमें आपने? ये कहते हुए नव्या के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। सोने के लिए? अभिनव ने शरारत भरे लहजे में कहा। तो सोइए ना आप। सब एकदम फिट करके गए थे हम। कुछ चाहिए तो बताइएगा। अब आप सोएं, हम चलते हैं। ये कहते हुए नव्या किवाड़ के पास पहुंची तो इससे पहले ही वो कुंडी खोलती अभिनव ने उसे पीछे से खींच लिया। नव्या अचानक ही उसके सीने से टकरा गई। वो डर के मारे सहन गई और पीछे हट गई। तबीयत अचानक अभिनव के उसकी कमर पर हाथ डालकर वापस उसने अपनी तरफ खींच लिया। नव्या अभिनव के टच से अचानक ही शहर उठी और उन दोनों की सांसों से जुड़ते रहने लगी थी। नव्या अपनी पलकें झपकाकर अभिनव को देखे जा रही थी। कुछ तो था जो उसके पति में बदल सा गया था, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या था। अभिनव ने पसीने से तर उसकी गर्दन पर चिपके हुए बालों को पीछे किया और गर्दन पर एक फूंक मारी। ये ठंडक उसकी रूह तक पहुंच चुकी थी और उसकी ये बाहों में कसमसा कर रही नव्या ने खुद को जैसे तैसे अभिनव की बाहों से अपने आप को मुक्त करके कहा, हमें जाने दीजिए। नव्या ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, क्यों? आज अभिनव की बातों में शरारत थी जो नव्या अच्छे से समझ रही थी। बाहर सब गलत समझेंगे। इतने लोगों के बीच में आपने हमें यूं बुला लिया। यह कहते हुए नव्या ने अपना चेहरा झुका लिया। तो इसमें गलत क्या है? किसी और की बीवी नहीं बुलाई है, अपनी ही बुलाई है। अभिनव ने कहा, हाँ, लेकिन इतनी औरतों के बीच से नहीं बुलाना था। अम्मा भी बैठी थी हमारी, क्या सोचेंगी वो? यही कि बेटिया दामाद के सोने का वक्त हो गया तभी तो बुला लिया, और क्या। नव्या पीछे हटी और अपना तकिया और चादर उठाकर जमीन के किनारे बैठ गई। नव्या के इन हरकतों को देखकर अभिनव को बहुत बुरा लग रहा था। उसका दिल कर रहा था कि इतनी सी मासूम लड़की को इतनी तकलीफें देने के बदले वो खुद को कोड़े से पिटवाए। बिस्तर क्यों नहीं बिछा लेती? अभिनव ने गर्दन नीचे करते हुए कहा। बिस्तर रखा था, अम्मा उठा ले गई। आज बनारस वाले बुआ फूफा भी आ गए हैं, तो उन्होंने कहा कि इतने बिस्तर का क्या करोगी, तुम्हारे कमरे में बिछा तो है। यह सुनकर अभिनव को हंसी आ गई। तुम यहीं लेट जाओ, मेरे साथ बेड खाली पड़ा है, अभिनव ने हंसते हुए कहा। जबकि अभिनव अगर कायदे से हाथ पांव फैलाकर लेट जाता तो बिस्तर पर तिनका भी धरने की जगह नहीं बचती। नव्या ने एक बार उसे देखा, फिर चुपचाप चादर जमीन पर बिछाकर लेट गई। मैंने बोला बेड पर आ सकती हो। नहीं, हमें जमीन पर सोने की आदत है, आप सो जाइए। अभिनव ने अपनी सुहागरात की बातें याद आ गई। जो खुद पर इतना गुस्सा कर रहा था, वो खुद को कोई बड़ी सजा देना चाहता था। वो बिस्तर से उठा और जमीन पर लेटी नव्या को गोद में उठा लिया। ये देखकर नव्या की आंखों की पुतलियां फैल गई। आखिर कोई उसे बताए कि उसके पति को किस कीड़े ने काट लिया है। इन्हें हो क्या गया है? कहीं ये पागल तो नहीं हो गई? हे माता रानी, मेरे पति की रक्षा करना, नव्या ने मन ही मन बड़बड़ाया। तभी अभिनव ने उसे बिस्तर पर लेटा दिया। वाह, तुम तो एकदम पत्ते के जैसे हल्की हो। तुम्हें तो मैं सुबह एक्सरसाइज के टाइम डंबल की जगह यूज कर सकता हूँ, अभिनव ने उसका मजाक बढ़ाते हुए कहा। वहीं दूसरी तरफ नव्या उसकी आंखों में देखे जा रही थी, मानो कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही हो। उसकी आंखें हल्की भीग गई थी। अभिनव ने उसका सर सहलाते हुए पूछा, क्या सोच रही हो? कुछ बोलने की बजाय नव्या ने गर्म गर्म आंसू उसकी आंखों से झरने की तरह बहने लगे। अरे क्या हो गया है? मेरी बातों का बुरा मान गई। नव्या ने बिना कुछ बोले ना में सिर हिला दिया। बाहर जाना है? नव्या ने फिर ना में सिर हिला दिया। तो फिर रो क्यों रही हो? मैंने तो तुम्हें डांटा भी नहीं किसी बात के लिए। नव्या अपनी जगह से उठकर बैठी और एक नजर अभिनव के चेहरे को देखती और फिर उसके सीने पर सिर रख दिया। डर लगता है कहीं सपना टूट गया तो? हम जाग गए तो आपको दोबारा ऐसे नहीं देख पाएंगे। ये कहते हुए नव्या की बातों में उदासी और दर्द छलक रहा था। सपना होगा तब टूटेगा ना, अभिनव ने साफ साफ कहा। तभी अभिनव ने दोनों हाथों में नव्या का चेहरा भर लिया और धीरे धीरे उसके बाल सहलाने लगा। नव्या तो बस उसके खूबसूरत से चेहरे में खो गई थी। अच्छा ये बताओ, आज कॉफी किसने बनाई थी? हमने। बहुत टेस्टी थी। यहाँ मशीन है क्या? नहीं, हाथ से बनाई थी। एक दिन कानपुर में आप सिखाए थे ना, हमें थोड़ा बहुत याद था, बाकी हम मोबाइल पर सीख लिए। वो क्या नाम था उसका? हाँ, बिल्डर कॉफी। बिल्डर नहीं, फिल्टर कॉफी। हाँ वही तो। अभिनव उसके और करीब आता जाता और उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया। एक बात बताऊं तुम्हें? जी कहिए। तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता। नव्या ने एकदम से उसके तरफ देखा और बोली, ये जो आखिरी शब्द आपने बोले इसका क्या मतलब? मतलब मैं तुम्हारे जैसी प्यारी सी लड़की के लिए लायक नहीं हूं। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? ये कहते हुए दोनों ही मुस्कुरा रहे थे। अब सोया जाए?
सुबह उठकर तुम फिर दौड़ने लगोगी, जैसे सारी दुनिया में काम की जिम्मेदारी तुम्हारी ऊपर है। नव्या मुस्कुराती हुई लेट गई और बिस्तर के किनारे पर एक तरफ आ गई थी, कहीं अभिनव के बदन से उसका बदन न टच हो जाए। अभिनव भी लेट गया, उसे बेपनाह सुकून मिल रहा था आज। नव्या को उसने अपने साथ लेटा देख उसे बेहद खुशी हो रही थी। अभी रात का एक पहर भी नहीं बीता कि पसीने से तरबतर अभिनव की आंखें खुल गई। कूलर बंद हो गया था और पंखा भी। बंद कमरे में उमस सी भरी हुई थी। ऐसा माहौल में सोने का अभिनव को जरा भी आदत नहीं थी। उसने मोबाइल ऑन कर टाइम देखा, 12:30 बजे थे। टॉर्च जलाई और स्विच बोर्ड चेक किया, सारे स्विच तो ऑन हैं। उफ, लाइट चली गई। भयंकर गर्मी के मारे अभिनव से सोया नहीं जा रहा था। वो उठा और सामने की खिड़की खोल दी। खिड़की दरवाजे के बाहर खुलती थी। सामने अभिनव की कार खड़ी थी और कार के बगल में चारपाई डाले देव सो रहा था। उसने खिड़की वापस बंद कर दी। उफ, इस आदमी को पूरे घर की मेरी खिड़की ही मिली सोने के लिए। अभिनव ने एक नजर बाहर को देखते हुए अभिनव ने मोबाइल टॉर्च ऑन किया और नव्या को देखकर उसके होश उड़ गए। नव्या की साड़ी पैरों से खिसक कर घुटनों तक आ चुकी थी। ऊपर से पल्ले समेत आधी साड़ी जमीन पर बिखरी हुई थी और वो बहुत ही गहरी नींद में सोई हुई थी। अभिनव ने उसका पल्ला सही करने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, ए मानवी, दूर हटो, गर्मी लग रही है। ये कहते हुए उसने नींद में अभिनव का हाथ झटक दिया और पल्ला वापस जमीन पर फेंक दिया। हाँ, तो मुझे भी गर्मी लग रही है। ऊपर से तुम ऐसे लौटोगी तो कमरे का टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। यह कहते हुए अभिनव बुदबुदाया। नव्या उठो, आंखें खोलो नव्या। उसने नव्या को जोर से हिलाया। सुनो, उसने नव्या को जोर से फिर से हिलाया। मैं पूछ रहा हूं कि लाइट कब आएगी? सुबह 5 बजे। 5 घंटे बिजली जाती है रात में, सो जाइए। यह सुनते ही अभिनव के दिमाग के तार हिल गए। बहुत गर्मी लग रही है यार, नींद नहीं आ रही। कपड़ों को उतार दीजिए ना, नव्या ने नींद में ही बड़बड़ाते हुए कहा। क्या? उतार दीजिए, हवा लग जाएगा बदन में थोड़ा बहुत। जी नहीं, मैं नहीं उतारने वाला। तो फिर सो जाइए, हमें भी सोने दीजिए। नव्या अगले 2 मिनट तक वापस गहरी नींद में सोने चली गई। अभिनव ने वापस घड़ी देखी। उफ, क्या मुसीबत है यार, सिर्फ 1 बजा है अभी, 4 घंटे कैसे कटेंगे? उसने सोती हुई नव्या की तरफ फिर देखा और अपनी टी शर्ट उतार कर फेंक दी और लोअर की जगह शॉर्ट्स पहन लिए। थोड़ा सुकून तो मिला, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर गर्मी लगने लग गई। अभी तो अभिनव का अपना बेडरूम याद आ रहा था। अभिनव तो सर्दी में भी 20 पर एसी चलाकर सोता था। घर में कम से कम रात को सुकून की नींद तो मिलती थी। उसका जी तो कर रहा था कि अभी गाड़ी लेकर भाग जाए। फिर थोड़ी देर की बेचैनी में घड़ी देखी, 1:15। ये घड़ी की सुइयां आगे क्यों नहीं बढ़ रही? उसकी सहन शक्ति घटने लगी और उसने वापस नव्या को जगाया। ए उठो। नव्या ने कसमसा कर करवट बदल ली। सुनो, उठो यार, नव्या ने आंख मलते हुए पूछा। अब क्या है? मैं घर जा रहा हूं, मुझे नींद नहीं आ रही। उसके जाने की बात सुनते ही नव्या उठकर बैठ गई और जल्दी से अपना पल्ला ठीक किया। क्या हो गया? नींद नहीं आ रही यार, बहुत ज्यादा गर्मी है। नव्या उठी और मोबाइल की टॉर्च के सामने से अलमारी में रखा झालने वाला पंखा उठा लाई। लेट जाइए, हम पंखा झल देते हैं। अभिनव लेट गया और उसे थोड़ी राहत मिलने लगी। बदन पर आए पसीने के बूंदे भी हवा खूब ठंडी लग रही थी। जल्द ही उसे नींद आ गई और नव्या वैसे ही रात भर ऊँगती रही और उसे पंखा झलती रही। सुबह 5 बजे बिजली आते ही कूलर और पंखा चल गया। रात भर पहली पंखा जल रही नव्या को बड़े जोर से नींद आ रही थी, लेकिन अब तो सब उठ गए होंगे। बाहर चहल पहल सुनाई पड़ रही थी। आज तो तेल पूजन भी होना था और कितना काम होगा अम्मा को। नव्या झट से बिस्तर से उठ गई और अभिनव वैसे ही टी शर्ट के सोया हुआ था और नव्या ने धीरे से किवाड़ लगा दिया और बाहर आकर अपने काम में जुट गई। अभिनव की सुबह 10 बजे आंखें खुली जब वापस बिजली कट गई और कूलर बंद हो गया। बेचारा गुस्से में मुंह बनाता हुआ उठा। उसे गांव में आने के बाद यह पहली चीज थी जो बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। जैसे ही किवाड़ खोले, नव्या सामने गुनगुना पानी लिए खड़ी थी। बत्ती चली गई है, हम जानते थे आप जग गए होंगे। अभिनव दिन की शुरुआत गुनगुने पानी से होती थी। उसके घर में सब काम नौकर ही करते थे। उसने नव्या को कभी ये सब करने का मौका नहीं दिया था, लेकिन नव्या उसके पूरे रूटीन को अच्छे से जानती थी। ये देखकर अभिनव के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। मुझे एक्सरसाइज करनी है, अभिनव ने उबासियां लेते हुए कहा। छत पर चले जाइए, खाली होगा अभी, नव्या ने मुस्कुराते हुए कहा और कहकर नव्या पीछे मुड़कर जाने लगी। तभी अचानक उसके मुड़ने से पहले अभिनव ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम कहाँ चली? यह सुनते ही नव्या रुक गई और उसे देखने लगी। मेरे साथ छत पर चलो। मैं क्या करूंगी वहां? इतने में 4 काम हो जाएंगे यहाँ। अभिनव को पता था कि वैसे नहीं मानेगी, तो उसका हाथ पकड़कर उसे छत तक खींच लाया। ऊपर खुशी बैठी हुई हल्दी की गांठें साड़ी पर फैला रही थी। छत पर खुशी को देखकर अभिनव मुड़ सा गया तो वो और कुछ सोचकर आया था। नव्या दौड़कर उसके पास बैठ गई और गांठें फैलवाने लगी। अभिनव वहीं कोने में पुशअप कर रहा था। नव्या बीच बीच में नजर चुराकर उसे देखे जा रही थी।
एकदम से उसने उसकी बहन ने उसकी नजर को ताड़ लिया। क्या हुआ नव्या, तुम्हारा भी मन कर रहा है क्या कसरत करने का? खुशी ने छेड़ते हुए कहा। नहीं, हम नहीं करते ये सब। हाँ, तुम्हारी तो कसरत कल रात में खूब हुई होगी, खुशी ने दबी जबान में कहा, लेकिन अभिनव को सब साफ सुनाई दे रहा था। बेचारे नव्या जमीन पर गड़ी जा रही थी। वो सोच रही थी कि धरती अभी फट जाए और आसमान उसमें समा जाए। तुम क्या भांग तुतुरा खा के आई हो? आज सुबह जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। नव्या, हमसे ज्यादा नाटक मत करो। हमारी भी शादी हो चुकी है। आंखें इतनी सूजी हुई है तुम्हारी सुबह से। साफ पता चल रहा है कि रात भर कबड्डी खेले हो दोनों, हमें ये साफ साफ पता चल रहा है। नव्या को तो पता नहीं, लेकिन बेचारा अभिनव शर्म से बहा जा रहा था। थोड़ी देर खुशी की बातें सुनकर उसके कानों में धुआं निकलने लगा। वो नीचे कमरे में भाग आया। नीचे अब एक और समस्या बांह पसार कर दामाद जी का इंतजार कर रही थी। अभिनव नहाने के लिए कपड़े, शैम्पू, शावर जेल लेकर करीब 1 घंटे से गुसलखाने के सामने बैठा हुआ था। जैसे ही एक बहन जी अंदर से निकलती और अभिनव बाबू अपनी गृहस्थी समेट कर चलने को होते तो दूसरी बहन जी पलक झपकते ही गुसलखाने में घुस जाती। बेचारा फिर सामान समेट कर अपने पास रख लेता। देवा भाई साहब घूमते फिरते आंगन में आ गए। दामाद जी के खाट पर स्नान का सामान सजाए बैठे थे। उस समय अभिनव का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया था। क्या अभिनव की बारी आ पाएगी और फोन की हरकतों को देखकर क्या करेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इस कहानी को अपने ग्रुप्स में शेयर जरूर करें। दोस्तों, नव्या की कहानी के 16वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। क्या हुआ जीजा जी, अभी तक नहाई नहीं हुई? और कहा तो आपको नहलाने के लिए नव्या को बुला दे। मानवी ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे साले साहिबा, आपकी दीदी तो हमें रोज ही नहलाती है, क्यों ना आज आप ही नहला दे। अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा। अभिनव की बात सुनकर दोनों ही मुस्कुरा दिए। अच्छा ये बताओ, यहाँ बाथरूम दूसरा नहीं है क्या? ये तो खाली नहीं हो रहा। अरे हैंडपंप पर बैठ कर नहा लीजिए, पानी हम गिरा देंगे। बाथरूम में तो बस औरतें नहाती हैं, मर्द तो सारे यहीं हैंडपंप पर नहा लेते हैं। मानवी ने फिर से अभिनव का मजाक उड़ाते हुए कहा। अभिनव मन ही मन सोच रहा था कि ना जाने किस घड़ी में उसने गांव आने का विचार किया था। इसे अच्छा तो नव्या को ही वापस बुला लेता। यहाँ आंगन में सब आ जा रहे हैं, ये भी बिना दिमाग के कह रही है और यहीं पर नहा ले। नव्या के घर में सब एक से बढ़कर एक ट्यूबलाइट है। मैं यहाँ नहीं नहाऊंगा, कहकर अभिनव कपड़े समेट कर कमरे में जाने लगा। उसे स्नान का विचार ही त्याग दिया था। शाम को नहा लूंगा जब बाथरूम खाली हो जाएगा। तभी वहां पर देवा आ गया। उसने अभिनव को जब अपने कपड़े लेकर वापस कमरे में जाते हुए देखा तो उसने कहा, जीजा जी बुरा तो न माने तो एक बात कहें। बोलो। नहर में नहाएंगे? मतलब हम यहाँ इतने लोगों की वजह से हैंडपंप पर नहीं नहाना चाहते तो तुम हमको सीधा नहर में कूदा दोगी? अरे वैसा ही मजा आएगा जैसा तालाब में आता है। राजपूत जी भी बताए थे कि आपके घर में तालाब बना हुआ है। अबे गधे, उसे स्विमिंग पूल कहते हैं। अभिनव मन ही मन बोला। बोलिए, बस थोड़ी ही दूर पर नहर है, बहुत साफ सुथरा पानी भी है और कोई आता जाता भी नहीं है। तैरना आता हो तो चलिए हमारे साथ। अभिनव को थोड़ा सा एडवेंचर महसूस हुआ। चलो इसका भी आनंद लिया जाए। ये सोचकर अभिनव देवा के साथ घूमता फिरता चल दिया नहर की तरफ। देवा उसके नहाने का सामान और कपड़ों का बैग पीठ पर टांगे चल रहा था। अभिनव को बहुत अच्छा लग रहा था। गांव की छोटी छोटी गलियों में घूमते बच्चे, छोटे छोटे घर जिनमें सच मायने में परिवार रहते थे और जिन्हें अपने ही घर में नहीं बल्कि अगल पगल के 4 घरों से भी आत्मीयता होती है। शहर की तरह नहीं कि जहां बिल्डिंग में रहने वाले 10 परिवार भी एक दूसरे को जानते तक नहीं, या फिर यूं कह लीजिए कि एक परिवार में रहने वाले 4 सदस्य भी एक दूसरे का दर्द नहीं जानते। अरे तुम नव्या के चचेरे भाई हो? नहीं, हम बस मुंह बोले भाई हैं। मतलब तुम उसकी माँ को चाची कहते हो ना? हम इनके परिवार के नहीं हैं, हम तो छोटी जाति के हैं। हमारे पिताजी राजपूत जी के खेतों में बटेहर थे। 15 साल पहले हैजा फैला तो अम्मा चल बसी। एक बड़का भाई भी है, वो हैजे की भेंट चढ़ गया। 3 साल बाद टीबी से पिताजी भी खत्म हो गए। हम थे सिर्फ 5 साल के। राजपूत जी को थोड़ी सी दया आई तो हमें यहाँ उठा लाए। बस तब से यही हमारा घर है। हमें तो गांव वाले बताते हैं कि हम तो जानते हैं कि हम छोटी जात वाले हैं, वरना राजपूत जी ने कभी ये महसूस न कराया। कभी खिलाया पिलाया, खूब पढ़ाया लिखाया। 18 के हुए तो आटे चक्की पर बैठा दिया। भरपेट खाना मिलता है, सर पे छत है। राजपूत जी ही हमारे माता पिता हैं। नव्या और मानवी के साथ खेले हैं बचपन में, राखी बंधवाए हैं। कभी मौका पड़े तो राजपूत जी के लिए जान भी दे दें। अभिनव को अपने ससुर पर बहुत गर्व हो रहा था। राजपूत जी थे भी बहुत नेक दिल। पूरे गांव में किसी को मदद चाहिए तो कोई ना कोई करके राजपूत जी का दिल खोलकर मदद करते थे। पूरे गांव में मुखिया जी के रहते बीमारी से भले कोई मौत हो, भुखमरी से कोई नहीं मरा।
अन्न के लिए किसी को हाथ नहीं फैलाना पड़ा। घर पर माँ अन्नपूर्णा का खूब आशीर्वाद बना हुआ था। पैसों से भी किसी को मदद चाहिए होती तो मुखिया बिना ब्याज के जोड़ उधार देते थे। किसी गरीब की लड़की की शादी हो तो खूब इंतजाम करवा देते थे। जैसे लक्ष्मी से मोह ही नहीं रखते थे, वैसे ही लक्ष्मी माँ भी उन पर खूब कृपा करती थी। ऐसे दयालु, ईमानदार और नेक दिल इंसान ने अपने बेटे की शादी एक सौदे के तहत कर डाली, वो भी बिरादरी से बाहर। बावजूद इसके कि गांव की बिरादरी की बड़ी पूंछ होती है, अभिनव को अब इस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। ना जाने क्यों वो पूरे रास्ते यही सोचता रहा, कैसे अपनी जान से प्यारी इकलौती बेटी बिना किसी जांच परख के मुझे सौंप दी, और वो भी एक जमीन के टुकड़े के मोल पर। उसका दिल ये मानने को तैयार नहीं था। खैर, उस वक्त तो उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी नव्या से मतलब था, उसी के लिए तो यहाँ पर आया था। चलते चलते वहां दोनों नहर पर पहुंच गई। एकदम साफ सुथरी नहर, पास बहती ठंडी ठंडी हवा उसके रोम रोम को रोमांचित कर रही थी। कोई भीड़ भाड़ नहीं थी, एकदम सुनसान। अभिनव ने नहर में डुबकी लगा दी। इतनी भारी गर्मी में नहाकर ठंडे ठंडे पानी से उसके पूरे बदन में ताजगी भर दी थी। अभी 5 मिनट नहीं बीते के देवा को ढूंढती हुई नव्या भी वहां पर पहुंच गई। उसे अभिनव का बिल्कुल ध्यान नहीं था। ए देवा, तुमको कितना ढूंढा घर पर, यहाँ कौन से खजाने की रखवाली कर रहे हो? नव्या ने मुंह फुलाते हुए कहा। मैं अपने खजाने के नहीं, तुम्हारे खजाने की रखवाली कर रहा हूं। देवा हंसते हुए बोला। एक कंटाप रसीद करेंगे कान पर, कान लाल हो जाएंगे तुम्हारे। पिताजी ढूंढ रहे हैं तुम्हें, शहर से कुछ सामान मंगवाना है, जल्दी आओ। नव्या ने गुस्से में कहा। देवा कपड़ों का बैग उसे थमाते हुए बोला। ये लो, पकड़ो अपनी अमानत और जीजाजी को सही सलामत लेके आना। ये कहते हुए देवा घर पर भाग गया। नव्या वहीं पर कपड़ों का बैग लेकर बैठ गई। अभिनव को नहीं पता था कि नव्या पीछे थी, और अभिनव ने मुस्कुरा कर देखा। देवा की जगह नव्या बैठी थी। उसे लगा कि उसे भ्रम हो रहा है। जब अभिनव ने पीछे देखा तो उसे एक शरारत सूझी और उसने मुट्ठी में पानी भरकर नव्या की तरफ फेंक दिया। जब पानी की बूंदें नव्या के ऊपर गिरी तो झट से उठ खड़ी हुई और बोली, ये क्या कर रही हैं आप? तुम कब आई? अभिनव ने पूछा। अभी अभी। ये कहकर नव्या लगातार अभिनव को घूरे जा रही थी। वो बार बार बहुत अदा से अपने बाल कर पानी झटका देता था। नव्या उसे देखकर मुस्कुराए जा रही थी। ऐसी निगाहों से मेरी इज्जत लूटना बंद करो, अभिनव ने आंखों में शरारत लिए हुए कहा। धत, कुछ भी बोलते हैं। कल आप भी तो मेरे कमरे में चले आए थे बिना कुंडी खटकाई, जब हम कपड़े पहन रहे थे। ओहो, तो तुम बदला ले रही हो। देखो, बदला बराबरी का होना चाहिए। मैंने तुम्हें नहाते हुए तो नहीं देखा था ना, तो मेरा बदला तभी पूरा होगा जब मैं तुम्हें नहाते हुए देखूंगा। अब मैं भी बदला लूंगा, याद रखना। यह कहकर अभिनव ने अपनी एक आंख और नीचे दबा दी, और जब नव्या ने अभिनव के मुंह से सुना तो उसने जल्दी से अपना सर पर हाथ मारा और उसकी तरफ पीठ करके बैठ गई। अच्छा ये बताओ, तुम्हें तैरना आता है? हाँ, हम भी बहुत नहाए हैं इसी नहर में। वट आई मीन, तुम यहाँ भी नहाने आती थी? जब हम छोटे थे, स्कूल जाते टाइम बस्ता यहीं पर फेंक कर नहर में कूद जाते थे, फिर खूब तैरते थे, फिर निकल कर यहीं जंगल में घुमा करते, तब तक ड्रेस नहीं सूखती। मतलब स्कूल से बंक मारती थी। और क्या, कुछ पल्ले नहीं नहीं पड़ा था। मास्टर जी क्या क्या बक बक करते थे। काम पूरा न हो तो मुर्गी बना देते, सो अलग। तभी तुम्हारी ऊपर की मंजली खाली रह गई। यह सुनकर नव्या अपना सिर खुजलाते हुए ऊपर की तरफ देखने लगी। तभी अभिनव ने अपना सर पीट लिया। तभी अभिनव ने नहर में बाहर निकला और पानी में भीगा हुआ उसका पूरा गठीला बदन। नव्या नजर उठाकर एक बार उसकी ओर देखी और शर्मा कर जमीन कुरेदने लगी। अभिनव जमीन पर बैठी नव्या के पीछे इतना करीब होगा कि उसका बदन और नव्या के कपड़ों को गीला कर रहा था। उसने हाथ आगे बढ़ाकर बैग से टॉवल निकाली और जानबूझकर अपनी बाहों से नव्या की बाजुओं को छू लिया। अभिनव का स्पर्श होते ही नव्या सिहर उठी। तभी अभिनव ने नव्या के कंधों पर अपनी चिन्ह टिका दी और बैग से कपड़े निकालने लगा। अभिनव के गीले गाल नव्या के छोटे से चेहरे पर पानी की छाप छोड़ रहे थे। ये क्या कर रहे हैं आप? नव्या ने घबराते हुए पूछा। दिख नहीं रहा, कपड़े निकाल रहा हूं, अभिनव ने शरारत में कहा। अगर यहाँ पर देवा कपड़े लिए बैठा होता तो ऐसे ही चिपक चिपक कर कपड़े निकालते क्या? नव्या की यह बात सुनकर अभिनव का सारा रोमांच खत्म हो गया। नव्या की जगह देवा को इमेजिन करते ही अभिनव को उबाकी आने लगी। दिल कर रहा है तुम्हें यहीं उठाकर इस नहर में फेंक दूं, तो क्या हम तैर कर घर पहुंच जाएंगे? अभिनव ने कपड़े पहने और दोनों वहां से चल दिए। अभिनव नव्या की कमर में अपनी बाहें लपेटे था। नव्या को अच्छा लग रहा था। उसका मन नहीं था कि अभिनव को मना करे, लेकिन वो गांव की गलियों में से थी जहां से सब चार दीवारों के बाहर अमर्यादित हो जाता है। उसने धीरे से अभिनव का हाथ अपनी कमर से हटा दिया। अभिनव ने शैतानी मुस्कान के साथ वापस उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसे अपने घरों के बाहर बैठे लोग उन दोनों को ऐसे घूर रहे थे जैसे दोनों ने कोई भारी पाप कर दिया हो। अभिनव उन्हें देखकर भी इग्नोर कर रहा था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था।
लेकिन नव्या को उसकी नजरें तीर की तरह चुप पड़ रही थी। उसने अभिनव का हाथ फिर से हटा दिया। दोनों घर के बिल्कुल आसपास थे। तभी अचानक से पुराना वाला अभिनव जाग गया। उसे नव्या की हरकत जरा भी बर्दाश्त नहीं हुई। उसकी आंखों में वैसे ही अंगारे निकलने लगे जैसे पहले निकलते थे। नव्या समझ गई कि उसने अभिनव को नाराज कर दिया है। अभिनव ने गुस्से में उसके कपड़ों वाला बैग छीना और तेजी से कदमों से कमरे के अंदर चला गया। 4 कदम में आंगन नाप कर अपने कमरों में पहुंचते ही उसने कबाड़ बंद कर ली। नव्या तो जान सूख गई थी। मुझे लगता है कि वो मुझे कुछ ज्यादा ही नाराज हो गए। कहीं वो गुस्से में मेरे घर वालों के सामने ऐसा वैसा ना करते जिससे मेरे घर वालों को कोई तकलीफ हो। नव्या, तुझे जरूरत थी उसे नाराज करने की। आप जगा दिया ना तूने राक्षस को। तो अब उन्हें कैसे मनाना है, ये मनाना ही पड़ेगा। चल नव्या, अब जल्दी से कम पर लग जा। और रक्षा करे तुझे सूली पर लटकाए और फांसी पर चढ़ाए तो भी कहे सब कुछ चुपचाप मान लेना। यही सोचकर नव्या दौड़ती हुई घर पहुंची और बिना किसी का ख्याल किए सीधे अपने कमरे में चली गई। दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। क्या नव्या अभिनव को मना पाएगी? कहीं अभिनव नव्या को गुस्से में कुछ उलट पुलट तो नहीं बोल देगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ।